और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जोधपुर दौरे पर रहे। इस दौरे के दौरान जोधपुर के सर्किट हाउस के बाहर सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का अनावरण किया गया और इस मूर्ति अनावरण के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि मैं जोधपुर आया हूं और इस जोधपुर की वीर भूमि को प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस वीर भूमि से महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, वीर दुर्गादास राठौर, पृथ्वीराज चौहान, पन्नाधाय, महारानी पद्मिनी उच्च उत्तम मानव जीवन के मूल्य और वीरता और बलिदान का इतिहास के काम किए हैं। मैं इस राजस्थान की वीर भूमि को फिर से प्रणाम करता हूं। साथ ही उन्होंने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का भी धन्यवाद किया है। पटेल कदाचित इतिहास में एक ऐसा पृष्ठ है जिसके साथ न इतिहास ने न्याय किया न देश ने न्याय किया। वो महान व्यक्ति के गुण, त्याग, बलिदान और उसकी कर्मठता, दूरदर्शिता का सुफल आज देश को चखने के लिए मिल रहा है। भाजपा का शासन आने के पहले वो व्यक्ति को उचित सम्मान और उचित स्थान भी नहीं मिला था। इतने साल हो गए एक परिवार की भक्ति में रची बसी कांग्रेस पार्टी सरदार पटेल का एक स्मारक भी नहीं बना रही। नरेंद्र भाई ने केवड़िया कॉलोनी में दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाकर सरदार पटेल को सम्मानित करने का उनके योगदान को, उनके गुणों को भारत कभी नहीं भूला सकता। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल निम्बाहेड़ा पहुंचे, जहां हेलीपैड पर विधायक श्री चंद कृपलानी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। इसके बाद अर्जुन राम मेघवाल स्वर्ण जयंती महोत्सव में शामिल हुए। वहीं इस अवसर पर पत्रकारों के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूछे गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी यह विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। देखिए, यूसीसी के बारे में आपको पूरी जानकारी है। हमारे प्रधानमंत्री जी भी कई बार बोल चुके हैं। अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये विषय है। राज्यों ने इसमें अपने स्वतः प्रेरणा से, गोवा में यूसीसी लागू है, उत्तराखंड में लागू करने का प्रयास किया है और अभी ये विषय लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास पेंडिंग है। और झालावाड़ जिले के गंगाधर उपखंड क्षेत्र में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में वही बजरंग दल और शिवसेना समेत हिंदुवादी संगठनों ने विशाल आक्रोश रैली निकाली और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। वहीं जन आक्रोश रैली को सफल बनाने के लिए व्यापार महासंघ और सब्जी विक्रेताओं समेत संपूर्ण कस्बा बंद करके सभी संगठनों ने विरोध को समर्थन दिया है। खबर जयपुर से है, जहां पर रंगमंच, कला, संस्कृति और साहित्य की सुगंध से सरोवर करने के लिए 13वें जय रंगम का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 11 से 15 दिसंबर तक जवाहर कला केंद्र में किया जा रहा है। ये 5 दिवसीय फेस्टिवल एंटरटेनमेंट का बूस्टर डोज देगा। बताया जा रहा है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा थिएटर फेस्टिवल कई मायनों में खास होगा। तो बता दें 11 से 15 दिसंबर तक JKK में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। 13वें जय रंगम का आयोजन किया जा रहा है, जो कि 11 से 15 दिसंबर तक चलेगा। राजस्थान में लाखों युवा सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। कड़ी प्रतिस्पर्धा और मेहनत के बाद इन लाखों युवाओं में कुछ हजार युवा ही सरकारी सेवा में सिलेक्ट हो पाते हैं। लेकिन सिलेक्ट होने के बाद भी इन युवाओं की परेशानी कम होने का नाम नहीं लेती। किसी न किसी कारण से भर्ती कोर्ट में चली जाती है और फिर इन भर्तियों में न्याय मिलने में सालों लग जाते हैं। राजस्थान में भी कुछ भर्तियां हैं जो किसी न किसी कारण से कोर्ट में अटकी हुई हैं।
जिसके कारण प्रदेश के हजारों युवाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। वर्तमान समय में कोर्ट में अटकी 4 भर्तियों में से 3 भर्तियां राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की है, जबकि एक भर्ती राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई है। इन भर्तियों के कोर्ट में अटकने के कारण 6,630 पद खाली हैं। कौन कौन सी भर्तियां हैं जो कोर्ट में अटकी हुई है, समझिए ग्राफिक्स के जरिए। पहली भर्ती ग्राम सेवक अधिकारी भर्ती 2021 कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 3,896 पदों के लिए निकाली गई थी भर्ती। इस भर्ती में सवालों को लेकर मामला कोर्ट में लंबित। भर्ती में 700 पद खाली हैं। कोर्ट में लंबित होने के कारण इन पदों पर परिणाम जारी नहीं हो पाए। दूसरी भर्ती है सूचना सहायक 2023। बोर्ड द्वारा 2,730 पदों पर यह भर्ती निकाली गई थी। सूचीबद्ध अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन चल रहा है। इस काम को पूरा होते हुए दस्तावेज सत्यापन करना है, लेकिन नियुक्ति देने पर कोर्ट ने अंतिम रोक लगा दी है, क्योंकि कोर्ट में इस भर्ती के 10 सवालों का मामला कोर्ट में चल रहा है। तीसरी भर्ती है अध्यापक भर्ती लेवल 2। चयन बोर्ड द्वारा अध्यापक भर्ती लेवल 2 का आयोजन 2022 में किया गया। भर्ती में 3,000 मूल पदों पर परिणाम आना बाकी है। मामला कोर्ट में होने के कारण मूल पदों पर परिणाम जारी नहीं हो पाया। चौथी भर्ती RPSC द्वारा आयोजित की गई थी FSO फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती 200 पदों पर निकाली गई थी। इसका परिणाम जून महीने में आया, लेकिन 4 महीने बाद भी नियुक्ति नहीं दी गई। वर्तमान में चिकित्सा और अन्य विभाग के कर्मचारी डेपुटेशन पर काम कर रहे हैं। वह FSO का पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। बेरोजगार युवा जिस तरह से भर्ती का नोटिफिकेशन जारी करने का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह भर्ती समय पर पूरी होना भी उनके सामने एक चुनौती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में सालों का समय लग जाता है। इधर चयनित हुए अभ्यर्थियों को मानसिक तनाव का सामना करना पड़ता है। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से सरकार द्वारा विकसित राजस्थान की कल्पना को पूरा करने का सपना साकार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस समिट का आयोजन से हर विभाग को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। इसी के साथ एजुकेशन के सेक्टर में भी राइजिंग राजस्थान के तहत काफी करोड़ों रुपए के MOU भी साइन हुए हैं। ये 507 MOU धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में एक नई तस्वीर उभर कर सामने आएगी। देखिए रिपोर्ट। राइजिंग राजस्थान के तहत प्रदेश में उच्च शिक्षा, स्कूल एजुकेशन, संस्कृत एजुकेशन और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के तहत इन्वेस्टर्स द्वारा 28,050 करोड़ के 507 MOU किए गए हैं। इन MOU की मदद से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए मदद मिलेगी। भविष्य में इन पर होगा काम। सरकारी स्कूलों में सोलर सिस्टम की स्थापना, ICT लैब, स्मार्ट क्लासरूम, फर्नीचर की व्यवस्था की जाएगी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में डाइनिंग हॉल तैयार किया जाएगा। स्कूल छात्रों को स्वेटर, जूते उपलब्ध करवाए जाएंगे। स्कूलों में ब्लॉक लेवल पर खेल के स्टेडियम बनाए जाएंगे। ऑनलाइन परीक्षा सुविधा केंद्रों की स्थापना और लड़कियों के लिए सैनिक एकेडमी की स्थापना भी की जाएगी। प्रदेश में हो रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट में राजस्थान में हर क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि पर्यटन के क्षेत्र में, माइनिंग, चिकित्सा, ऊर्जा, हर क्षेत्र में MOU हुए हैं। ये राइजिंग राजस्थान समिट विकसित राजस्थान के लिए मजबूती देगा। इससे पहले मुख्यमंत्री ने मंच से कहा है कि शिक्षा में भले ही निवेश थोड़ा होता है, लेकिन इसका महत्व बड़ा होता है। प्रदेश सरकार अभी तक
18 लाख करोड़ के MOU कर चुकी है। शिक्षा के माध्यम से हम हमारे हर क्षेत्र में काम को भी आगे बढ़ा सकते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भले निवेश थोड़ा हो लेकिन उसकी महत्वता बड़ी होती है। आपको यह जानकर खुशी हुई होगी कि हमारी सरकार अभी तक निवेशकों के साथ लगभग 18 लाख करोड़ रुपए के निवेश MOU कर चुकी है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ ये संख्या दिखाने के लिए नहीं, हमने कहा कि वास्तविकता में वो MOU जमीन पर उतरना चाहिए और उसका फायदा राजस्थान की जनता को मिलना चाहिए। ये निवेश प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई प्रदान करेगा और हमारे यहाँ रोजगार के अवसरों में बड़ी तादाद में सृजन होगा। ये विकसित राजस्थान, सुखी एवं संपन्न राजस्थान का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। सरकार के पहले साल में MOU करने का फायदा ये होगा कि इन्हें समय पर धरातल पर उतारा जा सकेगा। छोटे MOU जल्द धरातल पर उतरते हैं। CM भजन लाल शर्मा का साफ कहना है कि उनका उद्देश्य आंकड़े गिनाना नहीं बल्कि राजस्थान और प्रदेशवासियों को लाभ पहुंचाना है। देखो, माननीय भजन लाल जी शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनके नेतृत्व में ये जो राइजिंग राजस्थान समिट हो रही है, आज तक चाहे कोई भी सरकार रही हो, इतनी बड़ी समिट कभी नहीं हुई और अभी तक 20 लाख करोड़ के MOU हो चुके हैं। संभावना पूरी है कि ये 25 लाख करोड़ तक पहुंचेगा और उसके कारण से अनेक बिजनेस राजस्थान में होंगे, अनेक प्रकार के उद्योग लगेंगे और उसके कारण से लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, सरकार को राजस्व भी मिलेगा और उसके कारण से राजस्थान तीव्र गति से प्रगति करेगा, यानी विकास होगा। शिक्षा क्षेत्र में इन विभागों में किए गए MOU, स्कूल शिक्षा विभाग में 2043.75 करोड़ रुपए के 61 MOU, संस्कृत शिक्षा विभाग में 105 करोड़ रुपए के 12 MOU, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग में 23,871.87 करोड़ रुपए के 425 MOU, युवा मामले एवं खेल विभाग में 2000 करोड़ रुपए के 4 MOU साइन हुए। कौशल एवं उद्यमिता विभाग के तहत 30 करोड़ रुपए के 5 MOU, कुल 28,050.62 करोड़ रुपए के 507 MOU साइन किए गए। राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान में खास होने वाला है। शिक्षा के लिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वयं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अपने भाषणों में कह चुके हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में कम MOUs हुए हैं, लेकिन जो छोटे MOUs होते हैं उनको धरातल पर उतारने में उतनी ही आसानी होती है। जब ये MOUs धरातल पर उतरेंगे तो राजस्थान में शिक्षा की दशा और दिशा दोनों में बदलाव हो सकता है। नई तकनीक पर ध्यान दिया गया है। इसी के साथ जो कॉलेज शिक्षा है, स्कूल शिक्षा है, संस्कृत शिक्षा है, इन तमाम क्षेत्रों में नए आयाम स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। और सिरोही जिले में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ जिला अस्पताल के प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा ने MCH विंग में नौनिहालों को पोलियो रोधी दवा पिलाकर किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित सभी बच्चों को पोलियो की खुराक अपने हाथों से पिलाकर यह सुनिश्चित किया कि वह परिसर में पोलियो की खुराक पिए बिना कोई बच्चा छूट ना जाए। इस दौरान PMO डॉक्टर वीरेंद्र महात्मा ने बताया कि सिरोही पोलियो से मुक्त है, लेकिन पोलियो के खतरे को कम करने के लिए लक्षित 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है।
सिरोही जिले में 2,01,526 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया, जिसके लिए जिले में 1248 पोलियो बूथ बनाए गए। तो देखिए, सिरोही में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई ताकि बच्चे स्वस्थ रहें। 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ आज किया गया है। और आइए सीधे रुक करते हैं अंबेडकर सर्किल का, जहां पर यूटीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा मौजूद है। क्या कुछ कह रही है, आइए सुनते हैं। भारतीय शिक्षा पद्धति एकमात्र ऐसा घटक है जिसकी वजह से भारतीय सभ्यता संस्कृति अब तक ध्वस्त नहीं हुई। उन्होंने गुरुकुलों पे पाबंदी लगाई, शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया और उसी की वजह से उसके बाद हिंदुस्तान में जितनी विडंबनाएं उत्पन्न हुई, वो विडंबनाएं हम आजादी के 75 साल बाद भी बहुत सी जगह अब भी भोग पा रहे हैं। उन परिस्थितियों को अगर हम गंभीरता से चिंतन और मनन करें तो महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब ने जिन परिस्थितियों में शिक्षा ग्रहण की, जिन परिस्थितियों में राजनीति में आगे आए, संविधान सभा में संविधान लिखने के काम में जितनी अड़चनें आई, उसका अगर गहराई से अध्ययन करें तो उस कालखंड में 2 बड़ी शख्सियत इस देश में दलित समाज से उभरी थी। एक महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब थे और दूसरे का नाम जोगेंद्र नाथ मंडल हुआ करता था। लेकिन दोनों की विचार भिन्नता इतनी तीव्र थी कि महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब अखंड भारत के पक्षधर थे और दूसरे जोगेंद्र नाथ मंडल विभाजन के पक्षधर थे। लेकिन इसके बावजूद भी जब उस समय के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने महामानव डॉक्टर अंबेडकर साहब के साथ छल किया, चुनाव में हराया, उसके बावजूद डॉक्टर जोगेंद्र नाथ मंडल ने उन्हें अपने यहाँ से ले जाकर निर्वाचित करवाया। लेकिन फिर भी उनके विचार नहीं बदले और उनके जीवन को अगर आप पढ़ोगे और उनके जीवन के अंतिम अध्याय को आप अध्ययन करोगे तो आज की परिस्थितियां भी लगभग वैसे ही वापस उत्पन्न हो रही है। इसलिए आज के इस अवसर पर मेरे 2 ही निवेदन है कि इस महामानव की सही श्रद्धांजलि तभी संभव हो पाएगी जब हम उनके द्वारा बताए गए 3 मंत्रों को, महामंत्रों को अपने आचरण में उतारेंगे, अपने आने वाली पीढ़ी को सुशिक्षित और सुसंस्कारित करेंगे, संगठित रहकर आगे बढ़ेंगे और जीवन में उन्नति और प्रगति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। तभी हम इस महामानव की भावनाओं की असली मायने में कदर करना संभव कर पाएंगे। साथ ही मैं निवेदन करूंगा कि अभी एक प्रश्न उठा था महामानव के पैनोरमा का। समय सब कुछ करता है। महामानव को भारत रत्न की उपाधि बहुत पहले मिल जानी चाहिए थी, लेकिन जो देर लगी, कब कितनी लगी, कब मिली, क्या मिला, वो सब आप किसी से छुपा हुआ नहीं है। निश्चित रूप से उस महामानव का जयपुर में एक पैनोरमा बने, उसके लिए मैं माननीय अर्जुन जी मेघवाल साहब, माननीय गोपाल जी शर्मा साहब और असवाल जी को साथ लेकर सबसे पहले हमारे धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं माननीय ओंकार सिंह जी लखावत, उनसे चर्चा परिचर्चा करेंगे, स्थान का चयन करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद पैनोरमा का भव्य निर्माण हो, इस दिशा में सार्थक निर्णय लेकर